हेलो दोस्तों, कैसा कर रहे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, कॉन्टिन्यूसली लगातार प्रयास कर रहे होंगे मैनेजमेंट में 25 नंबर लाने के लिए। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 36 में, है ना। 36 का आंकड़ा ना बनने दीजिए, पढ़ाई से अच्छे से करिए। 36 लेक्चर नंबर 36 पे पहुंच चुके हैं अपन एक एक करके, है ना। अंतिम लेक्चरों की ओर हैं। नेतृत्व और निर्देशन, लीडिंग या डायरेक्टिंग के पार्ट 10 की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें निर्देशन के तत्व या अवयव को कंटिन्यू करेंगे। काफी सारे पार्ट हो गए लेकिन सारा कवर करेंगे। और तीसरे अवयव की बात शुरू कर दी थी अपन ने लेक्चर नंबर 35 से। अगर लेक्चर नंबर 35 नहीं देखा है तो इसके पहले जाके लेक्चर नंबर 35 देखें। थर्ड अवयव नेतृत्व की बात वहां चल रही थी और उसकी विचारधाराएं चल रही थी। उसी विचारधारा में पिछले लेक्चर 35 में नेतृत्व की 3 विचारधाराएं तक अपन पढ़ चुके थे और आज विचारधारा 4 से अपन को शुरू करना है, नेतृत्व की चौथी विचारधारा। तो बात करते हैं नेतृत्व की चौथी विचारधारा कौन सी है। नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसके प्रतिपादक कौन है? किलियन है। किलियन कैसे याद करेंगे जी, है ना। नेता अपने व्यवहार से लोगों को व्यवहार से लोगों को किल करता है, मतलब लोगों को किल करता है। यहां पॉजिटिव सेंस में किल करना है। किल करता है मतलब लोगों को प्रभावित कर देता है। तो याद हो जाएगा, नेता अपने व्यवहार से लोगों को किल करता है। तो नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया है? किलियन ने, है ना। ये याद करने के तरीके हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अगर इस तरीके से आप याद करेंगे। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक नेता के कई गुण, है ना, एक नेता के चाहे कितने भी गुण हो, एक नेता के कई गुण चाहे कितने भी अच्छे हों, परंतु उसे अपने अधीनस्थों के सामने आदर्श आचरण या व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। एक नेता के कई गुण हैं और वो गुण चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन उसे अपने अधीनस्थों के सामने क्या करना चाहिए? आदर्श आचरण या व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत संभला हुआ, बहुत संतुलित व्यवहार उसे अपने अधीनस्थों या अनुयायियों या डेसिपल्स या फॉलोअर्स के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अतः इस सिद्धांत में नेता के व्यक्तिगत गुणों की अपेक्षा उसके आचरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कौन से सिद्धांत में? नेतृत्व के व्यवहारवादी सिद्धांत गिवन बाय किलियन। तो इस सिद्धांत में नेता के व्यक्तिगत गुणों की अपेक्षा उसके आचरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थात गुणमूलक सिद्धांतों में नेता के गुण, जबकि व्यवहारवादी सिद्धांतों में नेता क्या और कैसे व्यवहार करता है ये अध्ययन के मूल बिंदु होते हैं। अपन 3 तरीके की विचारधाराएं पढ़ चुके हैं आगे मोटे तौर पे, है ना। व्यक्तिवादी मतलब गुणमूलक, और व्यवहारवादी ये पढ़ रहे हैं अपन, और तीसरी पढ़ेंगे अपन कंटिंजेंसी या परिस्थिति मूलक। ठीक है। तो गुणमूलक सिद्धांतों में नेता के गुण, जबकि व्यवहारवादी सिद्धांतों में नेता क्या और कैसे व्यवहार कर रहा है ये अध्ययन के मूल बिंदु होते हैं। नेक्स्ट विचारधारा है नेतृत्व की क्रियात्मक विचारधाराएं। नंबर 5 क्रियात्मक विचारधाराएं, फंक्शनल थॉट्स। ये किसने दिया है जी? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन ने यह विचारधारा प्रतिपादित की है। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? क्रियात्मक फॉर कर्ट, क्रियात्मक फॉर कर्ट। ठीक है। तो कर्ट लेविन ने यह विचारधारा प्रतिपादित की है। इसके अनुसार चूंकि नेता का संबंध एक व्यक्ति से ना होकर समूह से होता है, नेता किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता बल्कि एक बड़े समूह से संबंधित होता है। तो इसके अनुसार चूंकि नेता का संबंध एक व्यक्ति से ना होकर समूह से होता है, अतः नेता का अध्ययन एक व्यक्ति के रूप में न करके समूह के रूप में होना चाहिए। क्रियात्मक संबंध होते हैं ना नेता की अपनी जनता के साथ, क्रियात्मक विचारधारा इसी बोलते हैं। तो नेता का अध्ययन एक व्यक्ति के रूप में ना करके एक समूह के रूप में होना चाहिए। ये क्या बोलता है? क्रियात्मक विचारधारा गिवन बाय कर्ट लेविन। नोट है यहाँ पे, आजकल नेतृत्व के विषय में उपर्युक्त सभी दृष्टिकोण, जितने भी 5 अपन विचारधाराएं पढ़ के आए हैं, तो सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण अपनाया जाता है और जिसे नेतृत्व की मिश्रित विचारधारा या कंपोजिट अप्रोच कहते हैं। और इसी कंपोजिट अप्रोच या मिश्रित विचारधारा का अन्य नाम क्या है? इलेक्ट्रिक अप्रोच। एग्जाम में आ ना जाए इसलिए बताया है मैंने। इलेक्ट्रिक अप्रोच मतलब मिश्रित विचारधारा। तो आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं? लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करते रहिए, है ना। मुझे भी बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना। कई बार वर्क मोनोटोनस भी लगता है, लेकिन जिम्मेदारी है, आपने ठाना है तो इसको अंत तक पहुंचाना है और आपको सफल बनाना है। बात करते हैं नेतृत्व की विचारधारा नंबर 6, लिकर्ट की 4 प्रबंध प्रणाली। ठीक है। नेतृत्व की विचारधारा है लिकर्ट
लिकर्ट स्केल अपन पहले पढ़ चुके हैं। लिकर्ट की 4 प्रबंध प्रणाली, लिकर्ट्स 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। प्रणाली 1 क्या है? नेतृत्व की, शोषक निरंकुश। प्रणाली 2 क्या है? हितैषी निरंकुश। प्रणाली 3 क्या है? सलाहकारी। प्रणाली 4 क्या है? सहभागी समूह। ठीक है, शोषक निरंकुश, हितैषी निरंकुश, सलाहकारी और सहभागी। ठीक है, इसका आप कुछ टेका या ट्रिक टाइप का बना लीजिएगा, है ना। प्रणाली पूछेगा, प्रणाली 3 ये फिक्स है, प्रणाली 4 ये फिक्स नाम है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। ठीक है, पहली प्रणाली की बात करेंगे, शोषक निरंकुश। शोषक निरंकुश को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लॉइटिव ऑटोक्रेटिक। शोषक भी है, शोषण भी कर रहा है और निरंकुश भी है, अर्थात सबसे गंदी क्वालिटी का नेता कहलाएगा ये, एक्सप्लॉइटिव ऑटोक्रेटिक। निरंकुश तथा उत्पादन केंद्रित नेता ऐसे हैं उनको उत्पादन से मतलब है, कर्मचारी जिए मरे कोई मतलब नहीं, तो ये निरंकुश होते हैं। और उत्पादन केंद्रित नेता ऐसे होते हैं, ये अपने निर्देश तथा आदेश कर्मचारियों पर लादते हैं। आप कैसे भी हो, आपको पालन करना पड़ेगा, लादते हैं। अधीनस्थों पर कम विश्वास करते हैं, ये अधीनस्थों पर कम विश्वास करते हैं, ऋणात्मक अभिप्रेरण ये देते हैं और कड़ा नियंत्रण इनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये शोषक भी है, निरंकुश है, दोनों क्वालिटी इनकी खराब है। तो उत्पादन केंद्रित होते हैं, विश्वास कम है, ऋणात्मक मतलब डर दिखा के ये काम निकलवाते हैं और कड़ा नियंत्रण करते हैं अपने कर्मचारियों पे। दूसरी प्रणाली है हितैषी निरंकुश, जिसको बोलते हैं बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक। बेनिवोलेंट मतलब आशीर्वाद देने वाला, हितैषी बेनिवोलेंट लेकिन है ऑटोक्रेटिक, निरंकुश है ना। हितैषी निरंकुश ज्यादातर घरों में जो कड़क पिता होता है वो हितैषी निरंकुश ही होता है। आपका हितैषी है लेकिन आप पे कड़कता अपनाएगा वो, है ना। नेता का पिता जैसा रोल होता है इसमें, कभी नरम तो कभी गरम, और ज्यादातर गरम ही। गाजर या छड़ी वाला रुख अपने अधीनस्थों के प्रति होता है ना। जब वो अच्छा करते हैं तो उनको गाजर, जब वो खराब करते हैं तो उनको छड़ी दिखाता है। और एक मार्गी संचार होता है, अपने पिताजी से आप ज्यादा पक नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, तो पिताजी से आपका संचार कैसा होता है? एक मार्गी, वही बोलेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे बस। ऐसी नेता यहाँ पे होता है या बॉस होता है। स्वामी सेवक संबंध भी होता है, पिताजी क्या है? स्वामी, और आप सेवक हैं तो स्वामी सेवक संबंध होता है। संप्रेषण छनकर प्रवाहित होता है ना। संप्रेषण, पिता आपको उटपटांग शब्दों में कुछ भी नहीं बोल सकता है, बिल्कुल लिमिटेड बात करेंगे आपसे और काम की, टू द पॉइंट बात करेंगे, नहीं मानोगे तो छड़ी। तो संप्रेषण जो है पिताजी से आपके पास बिल्कुल छन कर आएगा, कुछ तो भी XYZ पकड़ नहीं बोलते रहेंगे वो। ये कड़क पिता का रोल होता है। अमरीश पुरी आपको मालूम होगा, DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले, अमरीश पुरी जैसा रोल है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो काजोल एकदम से डांस करती रहती है उसकी माँ के साथ, तो वो बंद कर देती है डांस करना पिता के डर से। तो पिता कड़क रुख अपनाता है ताकि आपका हित हो, आपका हितैषी होता है पिता, तो कड़क दिखता है वो, हितैषी निरंकुश नेता ऐसा ही। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल, इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। इसके बाद बात करते हैं सलाहकारी, प्रणाली नंबर 3। लिकर्ट की प्रणाली नंबर 3 का पॉइंट है सलाहकारी या कंसल्टेटिव। अधीनस्थों में रुचि दिखाता है ये वाला नेता, अधीनस्थों पर ठीक ठाक विश्वास भी रखता है, सलाह मशवरा भी लेता है अधीनस्थों से, लेकिन निर्णय जो है वो शीर्ष प्रबंधन का ही होता है। सलाह मशवरा लेगा, भागीदार बनाएगा, अधीनस्थों पर ठीक विश्वास करेगा, ठीक ठाक विश्वास करेगा, लेकिन निर्णय तो शीर्ष प्रबंधन का ही होगा, बॉस का ही होगा, नेता का ही होगा। आपको मालूम होगा संविधान का अनुच्छेद जैसे 143, संविधान का अनुच्छेद 143 क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 143 चलिए बता देता हूं। जो राष्ट्रपति होता है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, किसी भी स्थिति के लिए सलाह लेता है, लेकिन वो जो उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है ना। इसको मैंने ऐसे याद करवाया था संविधान की क्लास में, 143 है ना, ठीक है। 143 यंगस्टर्स जानते हैं, यंगस्टर्स 143 का मतलब जानते हैं। आई लव यू, आई सिंगल है, LOV लव 4 लेटर्स का, YOU 3 लेटर्स का, तो आई लव यू 143 लिख देते हैं। आजकल बड़े ट्रिकी हो गए हैं ना ये बच्चे, समझ रहे हो ना।
है ना। तो 143 का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसा याद किया था कि राष्ट्रपति का न्यायाधीश के प्रति ILU प्रेम, जिसमें राष्ट्रपति न्यायाधीश से सलाह तो लेता है लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात निर्णय तो राष्ट्रपति का ही होगा, निर्णय तो शीर्ष प्रबंधन का ही होगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे और एक अनुच्छेद भी आपको याद हो गया होगा इसमें। इस सलाहकारी में संचार दोनों रास्तों से होता है, नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है। छोटे निर्णय कर्मचारी ले सकते हैं यहाँ पे, और प्रेरणा के लिए धनात्मक अभिप्रेरण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। मतलब आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, वेतन में बढ़ोतरी दिया जाएगी, बोनस दिया जाएगा, तो प्रेरणा के लिए धनात्मक अभिप्रेरण का इस्तेमाल किया जाता है। और नियंत्रण कैसा होता है? कड़ा नहीं होता, लचीलापन वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रणाली 4 जो है वो है सहभागी समूह या पार्टिसिपेटिव ग्रुप। यह आदर्श नेतृत्व प्रणाली है, जो आदर्श है, एग्जैक्टली 100% नहीं दिखती कहीं भी। ठीक है। यहां सामूहिक लक्ष्य, सामूहिक निर्णयन और सामूहिक निष्पादन पर ध्यान दिया जाता है। हर चीज सामूहिक लक्ष्य होते हैं, सामूहिक निर्णय लिया जाता है, सामूहिक परफॉर्म किया जाता है ताकि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। लक्ष्य निर्धारण, नियोजन, निर्णय प्रक्रिया सभी में अधीनस्थों को सहभागी बनाया जाता है। तो ये सहभागी समूह हो गया। तो ये प्रबंध की निकट की 4 प्रणालियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आज लेक्चर के अंत में नेता और मैनेजर, लीडर और मैनेजर, नेता और बॉस, लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस, बाकी सारे डिफरेंस आपको मालूम है, जो अलग है वो मैं बता रहा हूं आपको। नेता जो है वो अनुयायी पर भय आरोपित नहीं करता। नेता कभी भी अपने अनुयायियों से काम लेता है या उनको मनाता है तो कभी भी ऋणात्मक अभिप्रेरण नहीं करता, भय आरोपित नहीं करता। मैनेजर करता है, ऋणात्मक अभिप्रेरण भी दे सकता है, भय दंड भी दे सकता है, का दिखावा भी कर सकता है और धनात्मक अभिप्रेरण भी कर सकता है, लेकिन नेता कभी नेगेटिव अभिप्रेरण नहीं देता। दूसरा, नेता की शक्ति जो होती है वो अनौपचारिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। नेता कोई पद के कारण शक्ति नहीं पाता। नेता अपने व्यवहार, अपने विश्वास, अपने अनुयायियों के प्रति सहभावना पर आधारित उसकी शक्ति पैदा होती है। जबकि मैनेजर की शक्ति कैसी होती है? उसके पद के कारण होती है, उसके प्रोफाइल के कारण होती है, उसके डेसिग्नेशन के कारण होती है। तो मैनेजर की शक्ति या अधिकार जो होती हैं, वो शक्तियां जो होती हैं पदाधिकार या औपचारिक फॉर्मल एक पोजीशन के आधार पे होती है, जो कागज पे उसकी शक्तियां लिखी होती हैं। ठीक है। तो इसकी अनौपचारिक शक्ति होती है नेता की, और मैनेजर की कैसी होती है? औपचारिक शक्तियां होती हैं। कैसी होती हैं? औपचारिक। और ये कैसी होती हैं? अनौपचारिक। ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया है ताकि छूटे नहीं अपने से। टाइप्स ऑफ पावर की बात करेंगे, इनफॉर्मल पावर और फॉर्मल पावर में टाइप्स ऑफ शक्तियां कितने प्रकार की होती है। किसी को अपने एक्सपर्टाइज के कारण पावर होती है, जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है तो उसको पावर होती है वो किसी की भी चीड़-फाड़ करे। ठीक है। तो उसकी एक्सपर्टाइज की पावर होती है। कोई गुंडे होते हैं तो गुंडे की पावर कैसी होती है? उनके बल के कारण, है ना, बाहुबल के कारण, तो उसको कोएर्सिव का मतलब होता है जबरदस्ती पावर। तो इन सब की चर्चा आगे करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर नंबर ये वाला समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।